यानी CNT एक्ट की। हम सब जानते हैं कि इस विषय से लगभग 10 प्रश्न आते हैं जो किसी भी उम्मीदवार के लिए बहुत ही निर्णायक हो सकते हैं। बिल्कुल। और अक्सर होता यह है कि उम्मीदवार सीधे धाराओं और प्रावधानों को रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हमारा मिशन थोड़ा अलग है। हम धाराओं में गोता लगाने से पहले उस कहानी को समझेंगे जिसके कारण ये कानून बना। हम 1908 के CNT अधिनियम के पीछे के इतिहास और इसकी शब्दावली को परत दर परत खोलेंगे ताकि इसकी नींव आपके दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि 1908 में अंग्रेज सरकार को आदिवासियों के लिए जमीन का एक इतना मजबूत कानून बनाना पड़ा? ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और कहानी शुरू होती है 1765 से। ये वो साल था जब बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी मतलब? लगान वसूलने का अधिकार। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। और छोटा नागपुर उस समय बिहार का ही हिस्सा था। तो इसका मतलब है कि अंग्रेजों के आने से पहले वहां लगान की व्यवस्था कुछ अलग थी। हाँ, बहुत अलग थी। आदिवासियों की अपनी एक पारंपरिक व्यवस्था थी। उसे खुंडकटी व्यवस्था कहते थे। इसमें जमीन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे कबीले या वंश का, मतलब एक सामूहिक अधिकार होता था। वे बाहरी दुनिया को कोई लगान नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही कंपनी आई, उन्होंने यहाँ बाहरी जमींदार, जिन्हें दीकू कहा जाता था, उन्हें भेजना शुरू कर दिया। और इन जमींदारों ने आदिवासियों की सामूहिक जमीनों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना लिया और भारी लगान वसूलना शुरू कर दिया। तो यहीं से वो शोषण का दौर शुरू हुआ। जमीनें छीनी जाने लगीं, लगान बढ़ाया गया और जाहिर है इसकी प्रतिक्रिया भी हुई होगी। प्रतिक्रिया हुई और बहुत जबरदस्त हुई। 18वीं सदी के अंत से लेकर 19वीं सदी तक छोटा नागपुर में विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला चली। लेकिन जिस विद्रोह ने इस कानून की नींव रखी वो था 1831-32 का कोल विद्रोह। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा और हिंसक विद्रोह था जिसे अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन विद्रोह के दमन के बाद क्या हुआ? क्या चीजें वापस सामान्य हो गईं? यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जब विद्रोही आदिवासी जो जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गए थे, कुछ समय बाद अपने गांव में लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी जमीनें अब उनकी नहीं रहीं। मतलब जमींदारों ने उनकी जमीनों पर कब्जा करके दूसरे किसानों को दे दिया था। जब उन्होंने अपनी जमीनें वापस मांगी तो उन्हें भगा दिया गया। ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण था। क्या सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि जमीन किसकी है, या उन्होंने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया? उस समय भूमि का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड था ही नहीं। सब कुछ परंपरा पर चल रहा था और अंग्रेजों और जमींदारों ने बस इसी का फायदा उठाया। इस घटना ने आदिवासियों को यह एहसास दिलाया कि अब लड़ाई सिर्फ लगान के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी जमीन, अपनी पहचान बचाने के लिए है। और इसी से सरदारी लड़ाई का जन्म हुआ। हाँ, इसी एहसास से जन्म हुआ सरदारी लड़ाई या मुल्की लड़ाई का, जिसका मतलब ही था जमीन की लड़ाई। ये कोई एक दिन का विद्रोह नहीं था बल्कि लगभग 50 सालों तक चलने वाला एक अहिंसक कानूनी संघर्ष था। और इसी उथल-पुथल के बीच ईसाई मिशनरियों का भी आगमन होता है 1845 के आसपास। उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे संघर्ष में? देखिए, उनकी भूमिका बहुत जटिल और दिलचस्प है। शुरू में ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों का पक्ष लिया। उन्होंने उनकी भाषा सीखी, उनके लिए स्कूल खोले और सबसे जरूरी, उन्होंने आदिवासियों को अदालतों में अपने जमीनी हक के लिए लड़ना सिखाया। अच्छा। उन्होंने याचिकाओं के जरिए उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई। इससे जमींदार वर्ग उनसे बहुत नाराज हो गया। जाहिर है, तो सरकार पर कुछ दबाव तो बना होगा। क्या उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाया? हाँ, दबाव बना। सरदारी लड़ाई के कारण सरकार को लगा कि अगर इस भूमि विवाद को नहीं सुलझाया गया तो कोई बड़ा विद्रोह हो सकता है। इसी के चलते उन्होंने 1869 में एक कानून बनाया, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भूईहरी जमीनों का सर्वे करके उनका एक रजिस्टर तैयार करना था ताकि विवाद खत्म हो सके। तो क्या ये कानून सफल रहा? नहीं, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्रैजिक टर्न है। ये कानून एक बहुत बड़ी भूल साबित हुआ। इसने भूईहरी जमीनों, जो ओरांव जनजाति की जमीनें थीं, उनके विवाद को तो कुछ हद तक सुलझा दिया, लेकिन इसने खुंडकटी जमीनों, जो मुंडा जनजाति की मूल जमीनें थीं, उनके मुद्दे को छुआ तक नहीं। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि सरकार की एक अधूरी कोशिश, एक असफल कानून, इतिहास के सबसे बड़े आदिवासी विद्रोहों में से एक का सीधा कारण बना? बिल्कुल।
इस कानून की असफलता ने मुंडा समुदाय में निराशा और गुस्से की आग भड़का दी। उन्हें लगा कि कानूनी रास्ते से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, और इसी निराशा के माहौल से एक करिश्माई नेता का उदय हुआ, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। उनके उलगुलान या महान विद्रोह की जमीन इसी 1869 के एक्ट की नाकामी ने तैयार की थी। और बिरसा मुंडा के आंदोलन के मुख्य मुद्दे क्या थे? क्या वो सिर्फ जमीन तक ही सीमित थे? जमीन ही केंद्र में थी। उनके विद्रोह की जड़ में 3 मुख्य शोषणकारी प्रथाएं थीं। पहली, बैठ बेगारी, मतलब जमींदारों के लिए बिना किसी मजदूरी के जबरन काम करना। दूसरी, रुकमत, समय समय पर जमींदार को दिए जाने वाले अवैध कर या नजराने। और तीसरी, रजहस, जमीन यानी रैयतों को दी गई जमीन पर लगान की बहुत ऊंची दरें। बिरसा मुंडा ने इन सभी के खिलाफ आवाज उठाई और एक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना का आह्वान किया। इस पूरे घटनाक्रम को कोई बहुत करीब से देख रहा होगा, कोई ऐसा जिसने समस्या की जड़ को समझा हो? हाँ, और वो थे फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। मिशनरी। वो एक मिशनरी थे, लेकिन उससे भी बढ़कर एक विद्वान और समाज शास्त्री थे। उन्होंने मुंडाओं के बीच सालों तक काम किया, उनकी संस्कृति का गहरा अध्ययन किया। वो समझ गए थे कि इन सारे विद्रोहों की असली जड़ जमीन से जुड़ी असुरक्षा ही है। बिरसा मुंडा के विद्रोह के बाद जब अंग्रेज सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए कमेटी बनाई, तो फादर हॉफमैन ने ही उन्हें समझाया कि जब तक आदिवासियों के भूमि अधिकारों को कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ये आग सुलगती रहेगी। और उन्होंने ही CNT अधिनियम का ब्लूप्रिंट तैयार किया। हाँ, उन्होंने ही इसका पहला मसौदा तैयार किया। ये तो कमाल की कहानी है। मतलब एक कानून, विद्रोह, मिशनरी और एक विद्वान, इन सब ने मिलकर इस अधिनियम को आकार दिया। तो अब मंच तैयार है, लेकिन इस कानून को समझने के लिए इसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। कुछ शब्द हैं जो बार बार आते हैं और अक्सर कंफ्यूज करते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, काश्तकार और रैयत में क्या बुनियादी फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। काश्त का मतलब है खेती। तो काश्तकार कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन जमीन धारण करता है और उसके बदले में लगान चुकाता है। ठीक है। अब रैयत इसी काश्तकार का एक प्रकार है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो सभी रैयत काश्तकार होते हैं, लेकिन सभी काश्तकार रैयत नहीं होते। काश्तकार एक बड़ा व्यापक शब्द है। ठीक है, तो फिर रैयत के भी प्रकार होंगे। कानून में कितनी तरह के रैयतों का जिक्र है? मुख्य रूप से 3 प्रकार के रैयतों को समझना जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कायमी रैयत या दखलकार रैयत। कायमी मतलब स्थायी? हाँ, कायमी शब्द का मतलब ही होता है स्थायी। तो ये वो किसान है जिसे अपनी जमीन पर स्थायी अधिकार प्राप्त हैं। स्थायी अधिकार का मतलब क्या हुआ? क्या वो उसे बेच सकता है या अपने बच्चों को दे सकता है? लगभग वैसा ही। कायमी रैयत को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। उसके अधिकार वंशानुगत होते हैं। मतलब उसके बाद उसके बच्चों को मिलेंगे? बिल्कुल, और कुछ शर्तों के साथ वो अपनी जमीन को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर भी कर सकता है। ये सबसे सुरक्षित किस्म का रैयत है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है गैर कायमी रैयत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसके अधिकार अस्थायी होते हैं। ये जमींदार के साथ एक समझौते पर आधारित होते हैं और इन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में जमीन से बेदखल किया जा सकता है। और तीसरा? तीसरा प्रकार है सिकमी रैयत या दर रैयत। दर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है अधीन या नीचे। ये वो व्यक्ति है जो किसी रैयत के अधीन उसकी जमीन लेकर खेती करता है। मतलब अगर मैं एक कायमी रैयत हूँ और मेरे पास ज्यादा जमीन है और मैं अपनी कुछ जमीन किसी और को खेती करने के लिए किराए पर दे दूं, तो वो व्यक्ति मेरा सिकमी रैयत कहलाएगा। बिल्कुल सही समझा आपने। वो व्यक्ति आपको लगान देगा, जमींदार को नहीं। भुईहरी और खुंटकटी हमेशा बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये दरअसल हैं क्या? ये दोनों शब्द इस पूरे अधिनियम की आत्मा है। भुइयारी शब्द भुइहार से बना है, जिसका मतलब है भूमि का मालिक, और खुंटकटी में खूंट का मतलब होता है वंश। अच्छा। ये दोनों ही उन जमीनों के लिए इस्तेमाल होते हैं जिन्हें गांव के मूल संस्थापकों ने जंगल साफ करके खेती लायक बनाया था। ये उनकी एंसेस्ट्रल लैंड है। इस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे वंश का अधिकार होता था। तो ये अलग अलग क्यों हैं? बस जगह का फर्क है। रांची के पश्चिमी इलाकों में जहां उरांव जनजाति है, इसे भुइहारी कहा गया, जबकि खूंटी और तमाड़ के मुंडा बहुल इलाकों में इसे खुंटकटी कहा गया। सार एक ही है। और जमींदार की अपनी जमीनों का क्या वर्गीकरण था? मैंने मझियास और रजहस के बारे में सुना है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
मझिया जमींदार की खास निजी जमीन थी। इस पर वो या तो खुद खेती करवाता था या अपने नौकरों से। इसे उसकी विशेषाधिकार भूमि माना जाता था। और रजस? इसके विपरीत रजस वो जमीन थी जो जमींदार अपनी प्रजा यानी रैयतों को लगान पर खेती करने के लिए देता था। तो एक किसान के नजरिए से देखें तो मझिया जमीन पर वो मजदूर की तरह काम कर रहा है और रजस जमीन पर वो एक किराएदार की तरह। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। इसी से जुड़ा एक और शब्द है बैठ खेता। ये वो करमुक्त जमीन थी जो जमींदार उन लोगों को सेवा के बदले में देता था जो उसकी मझिया जमीन पर काम करने में मदद करते थे, जैसे लोहार, बढ़ई या नाई। एक और शब्द है जो अक्सर सुनने में आता है, कोड़कर। इसका क्या मतलब है? कोड़कान दरअसल जमीन बनाने की एक प्रक्रिया है। छोटा नागपुर में जो परती या टांड जमीन होती है, उसे जब कोई किसान मेहनत करके कोड़कर या खोदकर धान की खेती के लायक बना लेता है तो उस नई बनी जमीन को कोड़कर कहते हैं। अच्छा, तो उस पर लगान भी कम होता होगा। हाँ, शुरू के कुछ सालों तक इस पर लगान माफ होता था ताकि किसान को उसकी मेहनत का फल मिल सके। और आखिर में गैर मजरूआ जमीन, आज के समय में इसे जीएम लैंड या सरकारी जमीन भी कहते हैं। इसके क्या प्रकार हैं? गैर मजरूआ का सीधा मतलब है वो जमीन जिस पर खेती नहीं होती। इसके दो मुख्य प्रकार समझना जरूरी है। पहला, गैर मजरूआ आम। आम मतलब कॉमन या सार्वजनिक। ये वो जमीन है जिसका इस्तेमाल पूरा गांव करता है, जैसे गांव का तालाब, सड़क, शमशान। चारागाह। हाँ, चारागाह। इस पर पूरे समुदाय का हक होता है। दूसरा है गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ मालिक। ये वो बंजर या परती जमीन थी जो जमींदार के निजी कब्जे में होती थी। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? ये पूरा इतिहास, ये सारे विद्रोह, ये जटिल शब्द, ये सब मिलकर अंतिम अधिनियम में कैसे समाहित हुए? ये सब मिलकर CNT अधिनियम 1908 की शक्ल लेते हैं। और यही वजह है कि इसे छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिए मैग्ना कार्टा या अधिकारों का महापत्र कहा जाता है। मैग्ना कार्टा? इसने पहली बार कानूनी तौर पर उनकी पारंपरिक जमीनों, खासकर खुंटकटी और भुइंहरी जमीनों को मान्यता दी, संरक्षण दिया। और सबसे बड़ी बात, इसने आदिवासियों की जमीन के गैर आदिवासियों को हस्तांतरण पर कठोर रोक लगा दी, जिसके खिलाफ वो सदियों से लड़ रहे थे। बिल्कुल। तो इस ऐतिहासिक कानून से जुड़े कुछ अंतिम तथ्य और तारीखें क्या हैं जो हमारे उम्मीदवारों को याद रखनी चाहिए? हाँ, ये जरूरी है। इस बिल को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा 29 अक्टूबर 1908 को स्वीकृति दी गई थी। 29 अक्टूबर 1908। और ये 11 नवंबर 1908 को पूरे छोटा नागपुर में लागू हो गया। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। और इसका विस्तार कहाँ तक है? क्या ये पूरे झारखंड में लागू है? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। अधिनियम की धारा 1 इसे साफ करती है। यह कानून संथाल परगना को छोड़कर तत्कालीन छोटा नागपुर के सभी क्षेत्रों में लागू है। आज के हिसाब से देखें तो? आज के हिसाब से इसमें उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल के सभी 18 जिले आते हैं। और एक खास बात यह है कि ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन क्षेत्रों में आने वाले नगरपालिका और छावनी बोर्ड में भी समान रूप से लागू है। अभी तक के डिस्कशन में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थे जो छूट गए, उसकी भी चर्चा एक बार कर लेते हैं। आज हम भूमि प्रबंधन से जुड़े कुछ ऐसे शब्दों की दुनिया में उतरेंगे जो सुनने में तो आम लगते हैं, पर जिनके पीछे प्रशासन, अधिकार और समाज की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो कहाँ से शुरू करें? प्रशासन की नींव से? हाँ, मुझे लगता है वो सबसे सही रहेगा, क्योंकि कोई भी व्यवस्था उसे चलाने वाले लोगों और इकाइयों से ही तो बनती है। हमारे स्रोतों में 3 स्तरों का जिक्र है: अनुमंडल, अंचल और फिर हल्का। अनुमंडल और अंचल तो फिर भी सुने हुए लगते हैं, लेकिन ये हल्का क्या है? इसका मतलब क्या कोई छोटा या कम महत्वपूर्ण क्षेत्र है? सुनने में ऐसा ही लगता है ना, लेकिन असल में ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे जमीनी और शायद सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अच्छा। हल्का असल में अंचल के तहत आने वाली सबसे छोटी राजस्व इकाई होती है। सबसे छोटी? जी, जिसमें करीब 10-12 गांव हो सकते हैं। और इसकी अहमियत इस बात में है कि सरकार की नज़र में आपकी ज़मीन का जो अस्तित्व है वो इसी हल्का के रिकॉर्ड से शुरू होता है। राजस्व वसूलना हो, रिकॉर्ड्स अपडेट करने हो या किसी सरकारी योजना का लाभ देना हो, सारा काम इसी स्तर से शुरू होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक बंटवारा नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत का पहला सरकारी दस्तावेज है। तो फिर इस हल्का को जमीन पर संभालता कौन है? यहाँ पटवारी का जिक्र आता है।
पटवारी, जिन्हें झारखंड जैसे राज्यों में अंचल निरीक्षक भी कहा जाता है, वो सरकारी कर्मचारी हैं जो जमीनी स्तर पर इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। अच्छा। उनका काम सिर्फ लगान वसूलना नहीं है। गांव की जमीन का नक्शा, किस खेत का मालिक कौन है, फसल का ब्यौरा, जमीन की खरीद बिक्री का रिकॉर्ड, मतलब सब कुछ। हाँ, ये सब कुछ उनकी डायरी में, उनके रिकॉर्ड में दर्ज होता है। वो एक तरह से सरकार की आंखें और कान होते हैं गांव में। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब अगर पटवारी के रिकॉर्ड में कोई जरा सी भी गड़बड़ी हो तो एक किसान की पूरी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। तो पटवारी वो व्यक्ति है जो जमीनी स्तर पर रिकॉर्ड रखता है। चलिए अब उन रिकॉर्ड्स की ही बात करते हैं। इनमें से एक सबसे जरूरी दस्तावेज है जमाबंदी। मैंने ये शब्द जमीन के कागजों में कई बार देखा है, पर ईमानदारी से कहूं तो मुझे आज तक इसका ठीक ठीक मतलब समझ नहीं आया। ये आखिर है क्या और इतना जरूरी क्यों है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जमाबंदी को समझना पूरे भूमि अधिकार सिस्टम को समझने की चाबी है। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का सरकारी खाता बही या रजिस्टर है। एक रजिस्टर? जी, जिसे अंचल कार्यालय मेंटेन करता है। इसमें हर रैयत यानी किसान का पूरा हिसाब होता है। क्या हिसाब होता है इसमें? कि उसके पास कितनी रियायती जमीन है, उस जमीन पर उसे सरकार को कितना लगान या मालगुजारी देनी है, और क्या उसने वो चुकाई है या नहीं। इसे जीवित दस्तावेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही जमीन का मालिकाना हक बदलता है, मान लीजिए बिक्री या विरासत के जरिए, तो इस रजिस्टर में भी वो बदलाव दर्ज किया जाता है। ओके। तो आपकी जमीन पर आपका कानूनी हक इसी दस्तावेज से साबित होता है। मतलब ये सिर्फ एक लगान का हिसाब नहीं है, ये तो मालिकाना हक का एक लगातार अपडेट होने वाला सबूत है। इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। जमीन सिर्फ एक व्यक्ति की तो होती नहीं, वो पीढ़ियों तक चलती है। हमारे स्रोतों में दो और दिलचस्प शब्द हैं, कुर्सीनामा और हकूकनामा। ये नाम सुनकर ऐसा लगता है कि इनका ताल्लुक सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि वंश और कर्तव्यों से भी है। बिल्कुल, ये दस्तावेज दिखाते हैं कि भूमि अधिकार कितने गहरे और बहुस्तरीय होते हैं। कुर्सीनामा का सीधा मतलब है वंशावली, फैमिली ट्री। हाँ बिल्कुल, परिवार का वंश वृक्ष। जब भी विरासत या उत्तराधिकार का कोई विवाद होता है तो यही दस्तावेज अदालत में सबसे बड़ा सबूत बनता है। अच्छा। कि कौन किसका वंशज है और जमीन पर किसका हक बनता है। मुझे एक मामला याद है जहां कुर्सीनामा न होने की वजह से एक परिवार का जमीन विवाद 20 साल तक चला था। 20 साल? जी, इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि परिवार के हक की बुनियाद है। और हुकूकनामा क्या है? हुकूक का मतलब तो अधिकार होता है। सही पकड़ा आपने। हुकूकनामा एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें किसी मौजा यानी गांव के प्रमुख या मुखिया के अधिकार और उसके कर्तव्यों की सूची होती है। सीएनटी एक्ट की धारा 127(1) में इसका प्रावधान है। तो ये तय करता है कि मुखिया के क्या अधिकार हैं? अधिकार भी और समुदाय के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी वो भी। तो देखिए, कुर्सीनामा परिवार के भीतर अधिकारों को तय करता है और हुकूकनामा गांव के स्तर पर सामुदायिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को। वाह। दोनों मिलकर भूमि को सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी बनाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये दस्तावेज व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक तीनों स्तरों पर अधिकारों को परिभाषित करते हैं। ये तो हुई अधिकारों की बात, लेकिन जमीन खुद भी तो कई तरह की होती है। सरकारी भूमि के संदर्भ में दो शब्द आते हैं, खास महल और कैसरे हिंद। दोनों ही सरकारी हैं, तो फिर इनमें फर्क क्या है? इनमें एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है जो सरकार के संघीय ढांचे को दिखाता है। खास महल वो जमीन होती है जो सीधे सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के। जी, और उसके रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज होती है। इसका इस्तेमाल राज्य सरकार अपने किसी भी काम के लिए कर सकती है। वहीं कैसरे हिंद भूमि केंद्र सरकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, इसका नाम ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। कैसरे हिंद का मतलब होता है भारत की साम्राज्य। आज़ादी के बाद ये ज़मीनें भारत सरकार की हो गईं। इनका उपयोग अक्सर केंद्र सरकार के किसी खास प्रोजेक्ट के लिए होता है, जैसे रेलवे लाइन बिछाना, कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना या फिर सैनिक छावनी बनाना। तो सीधी सी बात है, खास महल मतलब राज्य सरकार, कैसरे हिंद मतलब केंद्र सरकार। ये साफ हुआ। एक और अनोखा शब्द है छप्परबंदी। इसका मतलब क्या वो जमीन है जिस पर छप्पर डालने की इजाजत हो? क्या इसका घर बनाने से कोई लेना देना है? बिल्कुल, आपका अंदाजा एकदम सही है।
ये एक ऐतिहासिक शब्द है जो जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा है। उस जमाने में जमीन मुख्य रूप से खेती के लिए होती थी। हाँ। लेकिन जब किसी को घर बनाने के लिए जमीन दी जाती थी तो उस बंदोबस्त को छप्परबंदी कहते थे। ये एक तरह से उस जमाने की रिहायशी या आवासीय भूमि थी। अच्छा, रेसिडेंशियल लैंड। बिल्कुल। इस पर मिलने वाले अधिकार खेती की जमीन से अलग होते थे। जी। ये शब्द हमें बताता है कि भूमि का उपयोग हमेशा से ही कृषि और आवास इन दो मुख्य श्रेणियों में बटा रहा है। अब एक ऐसे प्रावधान पर आते हैं जो मुझे स्रोतों में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, भूगत बंधा। ये एक तरह का बंधक या मॉर्गेज है, लेकिन इसके नियम आज के बैंक लोन से बहुत अलग हैं। ये व्यवस्था क्या है और क्यों बनाई गई थी? भूगत बंधा हमारे पारंपरिक कानूनी सिस्टम की समझदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जी। ये किसानों को साहूकारों के जाल से बचाने के लिए बनाया गया एक, आप कह सकते हैं, सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच कैसे? होता यह है कि अगर किसी रैयत या किसान को पैसे की जरूरत है तो वो अपनी जमीन किसी व्यक्ति के पास एक निश्चित समय के लिए बंधक रख सकता है, जिसे भूगत बंधक कहते हैं। इसमें खास बात क्या है? ये तो सामान्य बंधक जैसे ही है। नहीं, यही पर असली फर्क है। इसके 3 नियम इसे असाधारण बनाते हैं। पहला, इसकी अधिकतम अवधि कानूनन 7 साल ही हो सकती है। सिर्फ 7 साल? जी। दूसरा, और ये सबसे क्रांतिकारी नियम है, 7 साल पूरे होते ही जमीन अपने आप बिना कोई पैसा लौटाए मूल मालिक यानी किसान को वापस मिल जाती है। 1 मिनट, बिना पैसा लौटाए? हाँ, न तो मूलधन वापस करना है न ही कोई ब्याज। ये कैसे संभव है? जिसने पैसा दिया उसका क्या होगा? उसे तो भारी नुकसान हो जाएगा। यही इस व्यवस्था की खूबी है। तीसरा नियम यह है कि जिस व्यक्ति ने पैसा देकर जमीन बंधक ली है उसे उन 7 सालों तक उस जमीन की उपज या फसल का उपयोग करने का पूरा अधिकार होता है। ओके। वो उस जमीन पर खेती करके या उसे किसी और तरह से इस्तेमाल करके अपने दिए हुए पैसे की वसूली करता है। अच्छा, तो वो मालिक नहीं बनता? बिल्कुल नहीं, वो उस जमीन का अस्थायी उपयोग करता है, मालिक नहीं। इसीलिए इसे फसल भोग बंधा या खाई खलासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल भोग बंधा मतलब फसल का भोग करो और कर्ज खत्म करो। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि किसान मजबूरी में अपनी जमीन हमेशा के लिए ना खो दे। ये प्रावधान सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन मुझे इसमें एक संभावित कमी दिख रही है। क्या आज के दौर में इसका असल में उपयोग होता है, या कानूनी दांव पेंच में उलझकर ये सिर्फ किताबों में ही रह गया है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि साहूकार किसान पर दबाव डालकर 7 साल से ज्यादा के लिए कोई अनौपचारिक समझौता कर ले, जिससे किसान की जमीन फंसी रह जाए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सैद्धांतिक रूप से यह एक बेहतरीन प्रावधान है, लेकिन व्यावहारिक रूप में इसे लागू करना एक चुनौती है। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली और नगद अर्थव्यवस्था के आने से इसका चलन कम हुआ है। और जैसा आपने कहा, अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण कई बार किसान अनौपचारिक समझौतों में फंस जाते हैं जो इस कानून की भावना के खिलाफ होते हैं। फिर भी कानूनी तौर पर यह आज भी एक वैध प्रावधान है, और अगर कोई किसान जागरूक है तो वो 7 साल बाद अपनी जमीन वापस पाने का दावा कर सकता है, चाहे कागज पर कुछ भी लिखा हो। ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब भूमि के आखिरी और शायद सबसे अनोखे प्रकार पर आते हैं, सेवा भूमि। ये नाम से ही लगता है कि ये किसी सेवा के बदले दी गई जमीन होगी। हाँ, लेकिन ये किसी व्यक्ति की सेवा नहीं बल्कि पूरे समुदाय की सेवा के लिए समर्पित जमीनें हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये गैर हस्तांतरणीय होती हैं। मतलब नॉन ट्रांसफरेबल? बिल्कुल, इन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ये जमीनें किसी व्यक्ति की मिल्कियत नहीं बल्कि पूरे गांव की सामूहिक धरोहर है, जिनका उद्देश्य समुदाय के सामाजिक और धार्मिक जीवन को चलाना है। ये कौन कौन सी होती हैं? स्रोतों में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे डाली कटारी, पहनाई, महतोई और भूतखेता। हाँ, ये सभी सेवा भूमि के अलग अलग रूप हैं और हर नाम के पीछे एक खास मकसद छिपा है। डाली कटारी भूमि ग्राम देवता की पूजा पाठ के लिए होती है। अच्छा। इससे होने वाली आय का इस्तेमाल त्योहारों और अनुष्ठानों में किया जाता है। पहनाई भूमि गांव के पुजारी, जिन्हें पहन कहते हैं, उनके भरण पोषण के लिए होती है। पुजारी के लिए? जी। उसी तरह महतोई भूमि गांव के मुखिया यानी महतो के लिए होती है, और भूत खेता, जैसा कि नाम से जाहिर है, वो भूमि है जिसकी आय का उपयोग गांव को बुरी आत्माओं या भूत प्रेत से बचाने के लिए होने वाली पूजा के लिए किया जाता है। दिलचस्प है।
ये सभी जमीनें दिखाती हैं कि पारंपरिक समाजों में भूमि को सिर्फ आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था का केंद्र माना जाता था। ये सामुदायिक भूमि की व्यवस्था तो बहुत पुरानी और गहरी लगती है। लेकिन आज के दौर में जब विकास परियोजनाएं आती हैं, सरकार को सड़क, स्कूल या फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए होती है, तब इन सेवा भूमियों का क्या होता है? क्या यहाँ समुदाय और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनती है? निश्चित रूप से ये आज के समय का एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि कानूनन ये जमीनें गैर हस्तांतरणीय है, इसलिए सरकार भी इन्हें आसानी से अधिग्रहित नहीं कर सकती। इस दिलचस्प विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली चर्चा। APSC और JSSC सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फॉलो करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्विज टाइम झारखंड और